हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में इंफॉर्मेशन दी थी आप लोगों को। सीबीएसई ने सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकाली हैं, तो मैंने एक ही वीडियो में कंपैरिजन किया था कि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है तो क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब चीजें। उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैं पहले आप लोगों को वो दिखा देता हूं। आप ध्यान से देखिए, ये वीडियो आया था जिसमें लगभग अभी 28,000 व्यूज आ चुके हैं और ये बहुत सारे कमेंट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इन कमेंट्स में सवाल थे, सर एग्जाम कब होगा, सर साइट नहीं चल रही है, जॉब लोकेशन क्या होगा, है ना, कि सर मेरा 10th और 12th में ग्रेजुएशन का पीडीएफ नहीं हो रहा, अब मैंने सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिल कर दिया है, जूनियर का कैसे करूं, है ना, स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस दिए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। सर मैं इस एप्लीकेशन के बारे में जान पाई, ओबीसी कैटेगरी है लेकिन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट तो नहीं है अभी, कैसे क्या करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए। मुझे ऐसा लगा कि इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। हालांकि अब रजिस्ट्रेशन डेट्स तो क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखो, कोई कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी जानकारी है जो आप लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सवाल मैंने यहां पर लिए हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सवालों के जवाब दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा डिटेल ले लेते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो आप सब लोग जानते हो कि ये जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट दो पोस्ट्स हैं इस बार। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ग्रुप बी में आती है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप सी में आती है ना। ग्रुप बी में और ग्रुप सी में मतलब एक पोस्ट थोड़ी सीनियर पोस्ट की, और सीनियर होना बनता भी है। रीजन ये है कि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है, जबकि जूनियर असिस्टेंट +2 लेवल की पोस्ट है। इन दोनों की एज लिमिट्स सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल की है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल का एक जो ब्रैकेट है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, तो भाई टीयर 1 का एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑनलाइन। टीयर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा जो कि ऑफलाइन होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा। ये था सुपरिटेंडेंट की ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में टीयर 1 का एग्जाम होगा और उसके बाद सीधे टाइपिंग टेस्ट होगा। यानी कि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको 3 लेवल्स देखने को मिलेंगे, जबकि यहां पर आपको सिर्फ 2 लेवल्स देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात एक बार कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन एससी एसटीज को 5 साल का मिलेगा। ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं वो 3 साल का रहेगा। नॉन क्रीमी लेयर्स अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो लोग होते हैं जिनकी सालाना इनकम पारिवारिक, जिनकी फैमिली की टोटल इनकम साल की 8 लाख रुपए या उससे कम है। ठीक है ना, 8 लाख रुपए या उससे कम है तो आप एनसीएल में आओगे, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आओगे। फिर हम बात करेंगे यहां पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में ओबीसी एनसीएल में हो तो 13 साल का, और एससी एसटी के लिए 15 साल का। एक्स सर्विसमैन जो एक्चुअल मिलिट्री सर्विस उन्होंने पीरियड किया है तो वो डिडक्ट हो जाएगा असली एज से और वहां से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब हो गया। आपको वुमेन को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, जबकि अगर कोई सीबीएसई डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये थी बेसिक सी बात है। अब आते हैं सवालों पर। ठीक है, सवाल आपके कुछ इस तरीके के थे कि सर मैंने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म तो भर दिया है लेकिन सुपरिटेंडेंट के ऑप्शन पर मैं टिक नहीं कर पाया, तो मैं अब क्या करूं। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट्स ओवर हो चुकी हैं। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे तो फॉर्म में ऑप्शन ये था कि आप दोनों में से कोई एक पोस्ट, मान लीजिए कोई कोई बच्चा 12th पास आउट है तो वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, तो उसे सिर्फ जूनियर असिस्टेंट पे टिक करना था। कोई ग्रेजुएट पर्सन है तो समझदारी यही होती कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों पर टिक करना था। हालांकि अब कुछ नहीं कर सकते। अब अगर विंडो करेक्शन डेट ओपन आती है, मतलब अगर विंडो आती है इस फॉर्म में भरी गई गलतियों को करेक्ट करने का, अभी तक हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर करेक्शन विंडो आती है तो फिर हो सकता है कि आपको ऐसा मौका मिले कि आप उसमें कुछ अपडेट्स कर पाए। अदरवाइज जिस बच्चे ने सिर्फ एक ही फॉर्म भरा है, सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई किया था, तो उसको दोबारा से करना था। दूसरा सवाल यह है कि सर हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट में होगी।
तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो देवकुर्ती और दूसरा मंगल। तो चांसेस ये हैं कि मंगल में होना चाहिए। उसके पीछे की वजह ये है कि भारत में सरकारी जो डिपार्टमेंट है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार का हो, तो जो ज्यादातर फॉन्ट यूज होता है हिंदी का डिपार्टमेंट्स में वो मंगल फॉन्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी होता है और विंडोज में मंगल फॉन्ट देखने को मिलता है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% मंगल ही होगा, लेकिन चांसेस हैं कि मंगल फॉन्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरा जो फॉन्ट है वो आप जानते हो, देव कुर्ती। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सर, जब हमने फॉर्म भरा तो 4 सेंटर्स के लिए बोला गया था कि आपको 4 सेंटर्स को ऑप्ट करना है। तो 4 सेंटर्स क्यों हमसे मांगे गए हैं? तो उसके पीछे की वजह यह है कि कई सारे राज्यों में ये फॉर्म जो है होगा, और हर राज्य में एक या दो जगह पर ही इसका सेंटर रखा गया है। तो अगर आप किसी एक सेंटर पर फॉर्म भरते हो, ठीक है ना, 4 को रखने का रीजन क्या है कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरने में देरी कर दी, तो आपको कौन सा सेंटर अलॉट हो रहा है। मान लो आपने पहले पर भरा दिल्ली, लेकिन आपके फॉर्म या आपका जो रोल नंबर है या आपका जो नाम है, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, अगर दिल्ली में सीट्स फुल हो गई और आप एग्जाम देने दिल्ली नहीं जा पा रहे हो, तो आप दूसरा सेंटर, जैसे आपने जयपुर डाला, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अगर आपका दिल्ली में सेंटर नहीं पड़ रहा है तो आप जयपुर जा सकते हो। इसीलिए ये एक बड़ा समझदारी भरा काम था कि जब भी आपने ऑप्शंस भरे हैं तो आप जहां रहते हो उसके आसपास के 4 केंद्र आपने चुने होंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से, मतलब आपको सुविधा हो जाएगी। तो दिल्ली के पास है जयपुर, दिल्ली के पास और भी सेंटर्स थे, है ना, तो ये सब चीजें इसलिए थी। तो 4 सेंटर्स का रीजन क्या था? ताकि अगर एक सेंटर पर आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है उनके हिसाब से, तो आपको दूसरा नियरेस्ट सेंटर मिल जाएगा। अगला सवाल ये था कि सर मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूं? तो भाई, अगर आपने फॉर्म भर दिया है बिना ओबीसी सर्टिफिकेट के, तो ये थोड़ा दिक्कत भरा काम है। आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए था, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों? क्योंकि ये पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सीबीएसई राज्य सरकार की नहीं है। तो फिलहाल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए था। मान लीजिए कि आपने भर दिया है और आपके पास राज्य सरकार का था, ऐसे में चांसेस ये हैं कि वो अप्लीकेबल नहीं होगा, चांसेस हैं अगेन। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप, अभी जो आपको टाइम मिलेगा, आप तुरंत अप्लाई कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, और तुरंत अप्लाई करने के बाद आप जल्द से जल्द उसको बनवा लीजिए कैसे भी करके, ताकि जो आपका आगे का प्रोसेस रहेगा आप वहां पर दिखा सकें और वैलिडेट आपका हो जाए। बात समझ में आ गई? अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, इमीडिएटली आज ही अप्लाई कर दो, ताकि आपके एग्जाम होते, क्योंकि देखो सर्टिफिकेट की जरूरत कहां पड़ेगी? जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश करो जल्द से जल्द आप इसको बनवा के रख लो। और वैसे भी अगर आप ओबीसी में आते हो नॉन क्रीमी लेयर में, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए ना, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। तो बेटा सबसे पहले आप लोग तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दो, और जो सर्टिफिकेट आपका है बनवा लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि आप कोई भी जॉब अप्लाई करोगे तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो ये आप बहाना नहीं बना सकते कि सर मेरे पास है नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब आप लापरवाह हैं। अगला सवाल ये आया था कि सर क्या महिलाओं को आयु सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी? तो जी हां, महिलाओं को विमेन का कोटा एक अलग से है, जिसमें आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो आप बच्चों के आए हुए थे, मैंने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। आशा करता हूं सब लोगों को बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहे हैं, वो तो हो चुके हैं, अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में वो सवाल लिखना। मैं उन सभी सवालों को लूंगा और आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इन सवालों के जवाब देने के लिए ऐसा नहीं है कि बस आपने सवाल किया मैंने आंसर दे दिया, नहीं, पहले रिसर्च करनी होती है, इंफॉर्मेशन को पता करना होता है। जो चीज क्लियर होती है वहीं पर आपको जवाब दिया जा सकता है। तो इस वीडियो को आने में 1-2 दिन की देरी भी इसलिए हो गई क्योंकि हमें इसमें, मैं काम कर रहा था, मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहा था, ताकि जब मैं आपको कुछ बताऊं तो वो सटीक इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगर आपके कुछ और सवाल भी हैं तो आप वीडियो में अभी जब वीडियो आप देख लोगे तो कमेंट करके बताना आपका जो भी डाउट है। मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा और आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।